नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। 22 दिसंबर का आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जाम खत्म हुआ, तो अभी हम लोग साइंस के तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि एसिटिक अम्ल का पूर्ण ऑक्सीकरण करने पर मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है। तो आपको बताना था कि जब इसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जल बनता है। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ है कि जब हम लोग एसिड को जब हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ऑक्सीकरण करवाते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि एक चालक तार को खींचकर, देखिए इसको खींचकर इसकी लंबाई को दोगुनी कर दी जाती है। जब भी कोई तार को, मान लेते हैं ये वाला तार है, ठीक है, अब इस तार को खींच के जब लंबा कीजिएगा तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया घट जाएगा और लंबाई बढ़ जाएगा। ठीक है, याद रखना। और अगर इसी तार पे इसी क्रॉस सेक्शनल एरिया के तार को अगर जोड़ेंगे तो इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं कम होता है, इसका लंबाई बढ़ जाता है। तो दोनों में अंतर है। खींच के अगर हम लोग करेंगे तो दो डिफॉर्मेशन होगा, एक लंबाई बढ़ेगा और दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा। इसको याद रखना। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया कौन सा, खींच के इसकी लंबाई को दोगुना कर दिया जाता है। ठीक है, तो बोला गया है कि इसके जो प्रतिरोध प्रारंभिक की तुलना में कितना हो जाएगा। तो देखिए प्रतिरोध पूछा है तो R बराबर हम लोग जानते हैं रो L बटे ए होता है। ठीक है, तो रो कहते हैं कुछ काम नहीं है तो इसको हटाओ। ठीक है, अब मेरे पास बच गया L बटे ए, यानी कि अगर अब इसके जो है L को हम लोग दोगुना कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको फिर से लिखते हैं, R बराबर L को हम लोग दोगुना कर दे रहे हैं, और अगर हम लोग L को लंबाई को और दोगुना कर दे रहे हैं तो उतना ही से उतना बटे में क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो हो जाएगा ना कम हो जाएगा, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया 1/2 हो जाएगा, यानी कि A/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इस दो को ऊपर ले जाएंगे, इस दो को हम ऊपर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 गुना हो जाएगा, यानी कि रेसिस्टेंस जो है ये 4 गुना से बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 गुना, इसका जो नया प्रतिरोध होगा 4 गुना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्बन परमाणु मुख्य रूप से सहसंयोजक बंध क्यों बनाते हैं। देखिए कार्बन परमाणु जो है सहसंयोजक बंध क्यों बनाते हैं, क्योंकि देखिए अगर आपके पास आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होता है उस पर अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको आप आराम से डोनेट कर सकते हैं, 2 है तो भी डोनेट कर सकते हैं, 3 है तो भी डोनेट कर सकते हैं, लेकिन जब 8 तक चलता है, ठीक है, तो अगर 4 हो गया ना तो एकदम बीचों बीच हो गया, आप डोनेट करने पे भी आपको दिक्कत है और एक्सेप्ट करने पे भी दिक्कत है। तो क्या क्या करता है कि एक भाई यहाँ पे कार्बन है, एक कार्बन यहाँ है, ये बोला देखो मेरा भी 4 है आउटर मोस्ट में, तुम्हारे पास भी 4 है, तो क्या करते हैं ना, चलो हम लोग अब तेरा 4 तेरा ही पास रहेगा, मेरा वाला 4 मेरे ही पास रहेगा, और दोनों से तो साझा करते हैं आपस में। ठीक है, इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन देता भी है और लेता भी है। ठीक है, साझा कर लेता है। ठीक है, पार्टनरशिप जैसे कि बोलते हैं 50-50 का वो होता है। ठीक है, तो क्या बोला गया, क्योंकि कार्बन के बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना तो आसानी से 4 इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं और ना ही ग्रहण कर पाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया जाता है। वही बात बताए जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का साझा से सहसंयोजक बंधन बनता है। ठीक है, इसी कारण से तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जब धातु के साथ कराया जाए तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। बिल्कुल अच्छा, किस धातु के साथ ना, देखिए जब भी किसी अम्ल को, तनु का मतलब होता है कि उसमें पानी मिला हुआ है, डाइल्यूटेड है। ठीक है, तो जब किसी तनु अम्ल को किस धातु के साथ, तो देखिए सभी धातु के साथ, लेकिन हाईली रिएक्टिव जो होता है उसके साथ मोस्ट रिएक्शन करवाया जाता है, जिसके कारण जो है हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, सभी धातु के साथ होगा लगभग, लेकिन जो हाईली रिएक्टिव होता है उसके साथ ज़्यादा करवाया जाता है। तो स्पेसिफिक धातु के साथ होगा तो जो भी अधातु उसको दौड़ा दो, कार्बन डाइऑक्साइड हटा दो, हीलियम को हटा दो और ऑक्सीजन को हटा दो, क्या बच जाएगा, Zn, यानी कि जिंक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पे देख लो उसी के बारे में लिखा हुआ है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। और जो धातुएं होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन, ठीक है, ये सब जो धातुएं होते हैं जो हाईली रिएक्टिव होता है उसके साथ ये रिएक्शन करता है, जिससे कि हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु स्थिर अवस्था से शुरू करता है, यानी कि U का इसका जो मान है वो 0 रख दो, क्योंकि स्थिर अवस्था से शुरू कर रहा है और 25 सेकंड टाइम दे रखा है, 25 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त कर लेता है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी जो मेरे पास भी है वो दे रखा है कितना, 5 मीटर पर सेकंड। तो इसका त्वरण पूछा गया है। ठीक है, तो इसका त्वरण पूछ दिया है, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। तो हम लोग को पता है त्वरण एक्सेलरेशन का जो मान होता है क्या होता है, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, एक्सेलरेशन बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय हम लोग टाइम से इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि ये जो इनिशियल वेलोसिटी वो तो 0 है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हमको दे रखा है कितना, 5 मीटर, तो 5 माइनस 0 बराबर 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टाइम हमको दे रखा 25 सेकंड, तो 1/5 और 1/5 का वैल्यू कितना होता है, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर में भी दिया गया था। चलिए
अगला क्वेश्चन है, पौधे के लिए निम्न में से कौन सा एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। देखिए एक साथ होगा, ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है। देखिए पौधे में दो तरह के न्यूट्रिएंट, इंसानों में भी दो तरह का होता है जो हम लोग को लेना पड़ता है। एक तो होता है मैक्रो, जो हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए, पौधों को भी बहुत ज़्यादा मात्रा में जो चाहिए वो होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट, और जो कम मात्रा में चाहिए होता है उसको बोला जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा मैक्रो यानी कि जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए पौधों का। तो देखिए इसमें एक दे रखा है पोटाशियम, ये पोटाशियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ जो है पौधे के लिए मैक्रोन्यूट्रिएंट यानी कि बड़ी मात्रा में जो चाहिए वो होता है नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, पोटासियम होता है, ठीक है, और प्राथमिक ये होता है। इसके बाद भी होता है कैल्शियम होता है, जो मैग्नीशियम होता है, सल्फर होता है, ये गौण यानी कि मतलब इसके बाद होता है, प्राथमिक के बाद होता है, ठीक है। और सूक्ष्म में अगर हम लोग देख ले यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट में देख ले तो इसमें आयरन होता है, जिंक होता है, कॉपर होता है, मैग्नीज होता है, बोरोन होता है, मोलिब्डियम होता है, ठीक है, ये सब होता है। तो सबको हम लिख दिए, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो भी और जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो भी। आने वाले शिफ्ट में आप लोग को हो सकता है कि सिर्फ चेंज कर दे ऑप्शन, और आपको एक ऑप्शन यही रहे आपका, या तो फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट दे दे या फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट देगा, सिर्फ ऑप्शन चेंज रहेगा, ठीक है। तो आप लोग को ये पूरा कर लेना है, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि को सही करने के लिए कौन सा लेंस का यूज किया जाता है। तो हम लोग को इससे पहले भी पूछा था निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में हम लोग किसका यूज करते हैं, तो अवतल दर्पण का यूज करते थे। तो दूरदृष्टि दोष में हम लोग किसका यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस का यूज करेंगे, ठीक है। तो दोनों को याद रख लो, एक की याद रख लो, दूसरा तो अपने आप ही याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल 20 न्यूटन है, कितना बोल दिया है, बल जो है वो है 20 न्यूटन का, और वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होता है। यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल 20 न्यूटन है और वस्तु बल की दिशा में 5 न्यूटन, अच्छा बल के ही दिशा में 5 न्यूटन विस्थापित होता है, तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा। तो हम लोग को पता है वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन पूछा गया, किया गया कार्य कितना होगा, तो फोर्स मेरे को दे रखा कितना 20 न्यूटन, और किया गया कार्य कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 मीटर, ठीक है। तो 20 25 100 यानी कि 100 जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा भी गया है क्योंकि बल की दिशा में हो रहा है ना। चलिए देखिए, कौन सा पादप उत्तक मृत कोशिकाओं से बना होता है और पौधे को संरचनात्मक कठोरता व मजबूती प्रदान करता है। तो हम लोग 3 तरह के पढ़ते, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा, ठीक है। तो इसमें से जो है मृत कोशिका का कौन बना होता है, एक ही होता है स्क्लेरेन्काइमा, और यही मजबूती देता है, स्ट्रॉन्गनेस देता है और इसको एक मजबूती प्रदान करता है। कौन, अच्छा पेड़ पौधे के जो बाहरी वाले, जो आप कोई पेड़ को देखिए जो मजबूत बड़ा पेड़ हो, उसका जो बाहरी वाला जो खाल होता है उस पर आप टच कीजिएगा तो आपको कठोर लगेगा, वही बना होता, वही होता है पेरेन्काइमा से बना होता है, ठीक है, पेरेन्काइमा। अब माफ कीजिएगा स्क्लेरेन्काइमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए जाने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है, पृथ्वी के द्वारा जो चंद्रमा पर लगाया जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है, आपको ये पूछ दिया था कि ये कितना है, ठीक है। तो अगर आप दोनों को, पृथ्वी का मास ले लीजिए, चंद्रमा का मास लीजिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लीजिए, और अगर आप निकालिएगा तो आपको निकलेगा 2 × 10⁻20 न्यूटन, ठीक है, लगाया गया फोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर 2.5 न्यूटन का बल लगाया जाता है जिससे वह बल की विपरीत दिशा में 10 मीटर विस्थापित होता है, तो क्या गया कार्य कितना होगा, ठीक है, ये आपसे पूछा गया था। तो मान लेते हैं कोई एक वस्तु है, मान लो कि देखिए इसको समझने का तरीका इस तरह है, मान लो इस तरह से एक ढलान है, ठीक है, एक ढलान है। अब यहाँ पे एक कार है या कोई भी गाड़ी ले लो या फिर कोई वस्तु ले लो बहुत भारी है, अब इसको कोई आदमी ठेल रहा है, ठीक है, ये लगा रहा है कितना न्यूटन का था, 2.5 न्यूटन का एक बल लगा रहा है ये आदमी इधर ठेलने के लिए, लेकिन ये इतना भारी है, या फिर कह लो कि इधर से कुछ ऐसा फोर्स लग रहा है जो इस फोर्स से ज़्यादा है। तो ये क्या होगा ना कि जिधर से लग रहा है, ठीक है, जिधर से फोर्स लग रहा था यानी कि इधर से हम फोर्स लगा रहे हैं 2.5 न्यूटन, लेकिन जाना चाहिए इसको इधर, लेकिन इधर ना जाकर के इधर ही आ जा रहा है, और ये इधर इसी डायरेक्शन में 10 मीटर तक विस्थापित हो जा रहा है, यानी कि घिसक के अब यहाँ तक आ गया, 10 मीटर तक विस्थापित हो गया। तो पूछा गया कि आपका कार्य क्या होगा। तो देखिए जब एक वस्तु बल इस ओर लगा रहा है, इस डायरेक्शन में लगा रहा है, और वस्तु जाना चाहिए इधर, लेकिन इधर नहीं जा करके इस ओर ही आ रहा है, तो इसके और इसके बीच में 90 डिग्री का एक एंगल बन रहा है। देखिए तो इसके और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब यहीं से आप पूरा खेला है, ठीक है। तो यहीं पे हो जाएगा, वर्क डन का फॉर्मूला लगा दो, तो वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से भी लिखते हैं, डी से भी लिखिए, ठीक है। खास करके जो लिखा जाता है ना ओरिजिनली, तो एफ इज इक्वल टू फोर्स, वर्क डन माफ कीजिएगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से लिखते हैं, ठीक है, और यही सही है। ये तो डी डिस्टेंस के लिए लिखा जाता है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ थीटा का मान मेरे पास 180 डिग्री निकला था, और कॉस 180 डिग्री का मान कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे -1 को पुट कर दो सबको। तो फोर्स का वैल्यू मेरे पास कितना है 2.5 न्यूटन, इस पर
विस्थापन कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 10 मीटर का, और मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा का 180 डिग्री का मान कितना है था -1। अब सबको अगर मल्टीप्लाई, इसको पहले यहाँ हटा देंगे तो ये हट जाएगा यहाँ से। अब अगर सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है -25 जूल आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, वर्कर है ना, -25 जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका -25 जूल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। हम कई बार बता चुके हैं आपको कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को पहचानने का तरीका है कि उसमें सिंगल बॉन्ड ढूंढो। अब सिंगल बॉन्ड ढूंढने का तरीका है कि ANE जिसमें रहेगा वो सिंगल बॉन्ड होगा, जिसके लास्ट में ENE रहेगा वो डबल बॉन्ड होगा, ये सिंगल बॉन्ड होगा, इसके डबल बॉन्ड होगा, और जिसमें YNE रहेगा वो ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, अब इसको अल्फाबेटिक याद रखने का तरीका अल्फाबेटिकल, जिसमें A रहेगा, पहले स्टार्टिंग में A आता है, फिर B C D E इस तरह, तो A जिसमें रहेगा वो सिंगल बॉन्ड, उसके बाद A के बाद आता है E जिसमें E रहेगा, उसके बाद डबल बॉन्ड, और E के बाद आता है अल्फाबेटिकल में Y आता है। ठीक है, इसमें हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। अब देख लो यहाँ पे खोजो, ENE है यानी कि डबल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड हो जाएगा। इसमें कितना है ANE, सेकंड वाला नंबर में, सेकंड में हो जाएगा ANE यानी कि इसमें सिंगल बॉन्ड होगा। ट्रिपल यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि YNE है। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि ENE है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, B नंबर का मीथेन हो जाएगा इसका सही। सैचुरेटेड यानी कि ये सैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड फिर टूट के फिर फाइनली सैचुरेटेड में ही आता है, सिंगल बॉन्ड में ही आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कोरोजन के कारण कॉपर का रंग की परत पर कोरोजन के कारण कॉपर पर किस रंग का परत चढ़ जाता है। ठीक है, अच्छा किस रंग का परत चढ़ जाता है ये पूछा गया है। तो देखिए, जब कॉपर को जब उसमें कोरोजन होता है यानी जंग लगने लगता है, तो उसमें एक हरे रंग का, आप लोग देखेंगे कॉपर का गिलास होगा या फिर जो जग होता है कॉपर का, उस पर हरा हरा रंग का एक परत चढ़ने लगता है, इसी को, ठीक है, यही होता है यहाँ पे जंग लगना, इसका कोरोजन हो जाता है। और ये जो होता है ना हरा रंग का होता है, और आपको यही पूछा गया था कि किस रंग का, तो आपको ऑप्शन में हरा रंग दिया था, इसी को टिक करना था आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है, तो परिपथ के समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, जब सीरीज में जोड़ा जाता है ना तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, और आपका जो ऑप्शन में था उसमें दिया गया था प्रतिरोध बढ़ जाएगा, प्रतिरोध घट जाएगा, प्रतिरोध समान हो जाएगा। तो अब देखिए ना यहाँ पे R इक्विवेलेंट जब हम निकालेंगे तो सीरीज में हम लोग क्या लिखते हैं, R1 + R2 + R3, सब में प्लस प्लस हो रहा है, यानी कि कुछ तो बढ़ रहा है ना, तो ये बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा उसमें प्रतिरोध बढ़ जाएगा, इसका आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन के अनुसार बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू का प्रकार नहीं है, आपको नहीं ढूंढना था। ठीक है, तो देखिए, अस्थि बोन्स होता है कनेक्टिव टिश्यू होता है, रक्त भी कनेक्टिव टिश्यू होता है, और कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू होता है, लेकिन उपकला ऊतक जो होता है ये कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता है। ठीक है, उपकला ऊतक ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन में भी आपको ये दिया हुआ था उपकला ऊतक। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो तो आवर्धन, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसे जस्ट 21 तारीख में भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अवतल दर्पण के बारे में जिक्र किया गया है। अवतल दर्पण मतलब सारा कुछ इस ओर बनेगा, इस ओर बनेगा तो नेगेटिव में तो आएगा ही आएगा, सबसे पहले तो नेगेटिव में आ जाएगा क्योंकि अवतल दर्पण दिया है, और वस्तु के आकार के बराबर है। जब आकार के बराबर होता है तो 1 होता है। ठीक है, अगर आकार से छोटा होगा तो 1 से कम हो जाएगा, आकार से बड़ा होगा तो 1 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि आकार के बराबर है तो 1, यानी कि इसका आंसर हो जाता है -1, और -1 इसका आवर्धन कितना हो जाता है, -1 हो जाएगा, m बराबर -1 होता, यही आपका ऑप्शन में भी दिया गया था। चलिए, मादा शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को क्या कहा जाता है। निषेचन 2 तरह का होता है, रिपीटेड क्वेश्चन बता चुके, एक मादा शरीर के अंदर, एक मादा शरीर के बाहर। मादा शरीर के अंदर होगा उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और जो मादा शरीर के बाहर होता है उसको बोला जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और ये किस में होता है, मछलियों में होता है, मेंढक में होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और जैसे मनुष्य हो गया, पशु पक्षी हो गया, इसमें जो होता है एनिमल जो होता है ना, उसमें होता है कौन सा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इसका आंसर हो जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यदि शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव यानी कि बनना अगर बंद हो जाता है तो शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है, और आपके जो ऑप्शन में दिया गया था, शरीर का चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म बहुत धीमी हो जाएगा, या फिर कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। ये चीज़ आपका ऑप्शन में दिया गया, तो ये आपका शरीर सही हो जाता है। इसके अलावा भी हो जाता है, इसमें जो ना धीरे धीरे शरीर में ऊर्जा का स्तर गिरने लगता है, जिस कारण से शरीर में जो होता है ना इम्यून पावर घटने लगता है, और धीरे धीरे क्या होगा, थकान आपको एहसास होगा, वजन का बढ़ना हो जाएगा, ठंड का एहसास ज़्यादा हो जाएगा, हल्का भी ठंड देगा तो आपको बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, हृदय गति या तो कम हो जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़कने लगेगा, कब्ज की स्टार्ट हो जाएगा, रूखा त्वचा हो जाएगा। ये सब जो है ना, इसका ये सब याद रख लीजिएगा कि इसमें जो क्या क्या सिम्टम आता है, और ये जितना भी ये जो होता है प्रोसेस, इसी प्रोसेस को बोला जाता है हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, इसको बोला जाता है हाइपोथायराइडिज्म, आपसे पूछा जा सकता है ये वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से फ्लोएम का
प्रमुख कार्य क्या? तो जाइलम और फ्लोएम दो कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया था आपसे जाइलम का कार्य क्या है। तो जाइलम का कार्य क्या है? तो ये जो फूड होता है, यानी कि जो भोजन बनाया जाता है पौधे के द्वारा, उसको पूरा पौधे में पूरा ऊपर से नीचे तक का परिवहन करना है, सब जगह ले जाने का काम करता है। तो पौधों में भोजन का परिवहन किया जाता है जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा। और जाइलम के द्वारा मिनरल और जो खनिज होता है, मिनरल और जल, उसको पौधों में नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है, यानी कि यूनिडायरेक्शनल होता है। और फ्लोएम जो होता है ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ये बाई डायरेक्शनल होता है फ्लोएम, ठीक है। और ये दोनों तरफ से चलता है, तो दोनों को याद रख लीजिए। निम्न में से कौन सा कथन एटॉमिक नंबर को सही ढंग से परिभाषित करता है? तो आपको दे रखा था कि न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के बराबर, इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, प्रोटोनों की संख्या के बराबर। तो इसका जो आंसर हो जाता है ना आपका, जो एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? प्रोटोनों की कुल संख्या के बराबर होता है। पुरुषों में मुख्य रूप से कौन सा जनन हार्मोन पाया जाता है? तो एक ही जनन हार्मोन होता है इसमें, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा जिंक ऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान पूछा। देखिए आणविक द्रव्यमान से ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने लगा। कार्बन डाइऑक्साइड के इससे पहले 21 तारीख का एग्जाम में पूछा गया था, जिसका 44 निकला था, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ दिया जिंक ऑक्साइड का, तो आपको पता होगा जिंक का होता है कितना, 65, और ऑक्सीजन का कितना हो जाता है 16 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 81। देखिए हम ये मोटा मोटी पूरा एक राउंड फिगर में लेके चले, पॉइंट में कुछ कुछ आता है, अगर पॉइंट में 81 पॉइंट होगा तो कुछ आपको दिया होगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। निम्न में से कौन सा एक यौगिक कंपाउंड है? यानी कि एक यौगिक है और उसी को कंपाउंड है, यानी कि कंपाउंड के बारे में पूछा गया तो कौन है? तो कंपाउंड कब बनता है? जब दो तत्व यानी कि एलिमेंट रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा मिलता है, एक दूसरे के साथ संयोजन होता है, उसको बोला जाता है कंपाउंड, ठीक है। अब इसमें देख लो, मिट्टी में कुछ भी कर दो, ये मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है। और जब दो एलिमेंट बिना रिएक्शन के, केमिकल रिएक्शन के जब मिलता है तो उसको बोला जाता है मिक्सचर। क्या बोला जाता है? मिक्सचर बोला जाता है, ठीक है। तो मिट्टी बिना केमिकल रिएक्शन को होता है, ये मिक्सचर है, ठीक है। हवा में सब कुछ है, ठीक है, लेकिन ये केमिकली नहीं मिला हुआ है, ये हवा हो जाएगा मिक्सचर। पीतल को मिश्र धातु कहा जाता है, ये भी एक मिक्सचर है, ठीक है। लेकिन सोडियम क्लोराइड जो होता है, नमक जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, ये क्या है? केमिकली रिएक्शन के बाद बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में पौधे के किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो सब भाग का उपयोग करते हैं हम लोग इसका तना को भी करते हैं, पत्तियों का भी यूज़ करते हैं, और इसका जो जड़ होता है ना, जड़ का भी हम लोग यूज़ करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, ठीक है। यानी कि यहाँ से जैसे कि पत्ती है तो पत्ती से एक नया पौधा निकल गया, तना है तो तना से एक नया पौधा निकल गया, जड़ है तो जड़ से एक नया पौधा निकल गया, इसी को बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कि जड़ के अलावा भी कहीं से भी अगर पौधे का जन्म हो जाता है तो उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है किसी परिपथ में करंट को दोगुना कर दिया जाता है। देखिए किसी एक परिपथ है उसमें करंट को दोगुना कर दिया गया है और रेसिस्टेंस को स्थिर रखा गया, कांस्टेंट रखा गया है, तो उत्पन्न विद्युत ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप देख लो क्या बोला गया है कि करंट को दोगुना कर दिया जा रहा है, रेसिस्टेंस को सेम रखा जा रहा है, तो विद्युत ऊष्मा पे तो हम लोग को पता है H बराबर I² RT होता है, I² RT होता है। अब इससे नहीं निकल जाएगा आपका, तो टी के बारे में क्या कुछ बताया नहीं है, बताया गया है कि रेसिस्टेंस करंट को दोगुना कर दिया, यहाँ पे करंट है, अब इसको हम दोगुना कर रहे हैं, रेसिस्टेंस को कांस्टेंट रख रहे हैं, करंट को भी कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है। इसके अनुसार तो बोला गया कि हीट पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर ये दोगुना है और ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो 2 दूनी 4 यानी कि 4 गुना से बढ़ जाएगा, ठीक है, ये 4 गुना से बढ़ जाएगा हीट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी अभिक्रिया में दो यौगिक मिलकर एक यौगिक का, अच्छा 2 यौगिक मिलकर एक यौगिक बना रहा है। देखिए 2 यौगिक मिलकर एक यौगिक का बना रहा है और यही वाला आपको छांटना है किस में हो रहा है। तो देखिए जिंक जो है ना एक यौगिक नहीं है, जिंक एक एलिमेंट है, तत्व है, और ये एक यौगिक है, तो ये तो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे एक तत्व दे रखा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक एलिमेंट और एक कंपाउंड मिल के एक कंपाउंड और एक एलिमेंट का निर्माण कर रहा है इसमें, और यहाँ पे बोला 2 यौगिक मिल के एक यौगिक का निर्माण कर रहा है, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट में पूछा गया है, बोला गया है कि यहाँ पे एक कंपाउंड है, यौगिक है, और ये एक यौगिक बना रहा है और एक यौगिक बना रहा है, ठीक है। तो एक यौगिक मिलके 2 यौगिक बना रहा है, यहाँ पे बोला 2 यौगिक मिलके एक यौगिक बनाना है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे देखिए 2 यौगिक, यहाँ भी एक यौगिक है, यहाँ भी एक यौगिक है, और ये मिलके एक यौगिक बना रहा है, यानी कि 2 यौगिक मिलके एक यौगिक बना रहा है। और जो क्वेश्चन में भी बोला गया है कि 2 यौगिक मिलके एक यौगिक का निर्माण कर रहा है, तो 2 यौगिक मिलके एक यौगिक का निर्माण किसमें कर रहा है? 3 नंबर में। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये 3rd नंबर का करेक्ट हो जाएगा। चौथा में क्या बोला गया है, यहाँ पे एक एलिमेंट है, ठीक है, तत्व है, और एक तत्व यहाँ 2 तत्व मिलके एक कंपाउंड का निर्माण कर रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा?
सी नंबर का, ठीक है। आप लोग देखिए यौगिक, हम यहाँ बार बार यहाँ पे कंपाउंड और एक एलिमेंट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर अभी भी आप लोग को कंपाउंड में और एलिमेंट में अगर आप लोग को दिक्कत हो रहा है, या फिर मिक्सचर में, देखिए कंपाउंड हो गया या फिर मिक्सचर हो गया या फिर एलिमेंट हो गया, इन सब में अगर अभी भी दिक्कत हो रहा है आपको, ठीक है, अभी यहाँ पे हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि पूरा एक चैप्टर है। तो कंपाउंड एंड इट्स एलिमेंट नाम का एक मेरे पास वीडियो है, 2 होगा, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, क्योंकि एक लंबा चैप्टर था। तो आप लोग जाके इसको देख लीजिए अभी एग्जाम से पहले, इसमें हम पूरी तरह से क्लियर कर दिए हैं, आपको फिर दिक्कत नहीं होगा कभी भी। एलिमेंट कौन है, कंपाउंड कौन है, मिक्सचर क्या है, सब कुछ इसमें बताया गया है। आप लोग जाके देखिएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। साइंस वाला पोर्शन में आप जाके खोजिएगा, मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, एकल आवृत्ति की ध्वनि और कई आवृत्तियों यानी कि एक फ्रीक्वेंसी की ध्वनि और कई फ्रीक्वेंसियों की ध्वनि के मिश्रण को क्या क्या कहा जाता है, यानी कि दोनों को अलग अलग पूछा गया था क्या कहा जाता है, ठीक है। तो जब हम लोग एकल फ्रीक्वेंसी वाले को देखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, साउंड, शुद्ध साउंड, बस हम लोग जो बोलते हैं वो एक साउंड है। लेकिन कई सारे फ्रीक्वेंसी एक साथ मिल जाता है तो उसको हम लोग संगीत बोलते हैं, सा रे गा मा पा, ठीक है, उस तरह से। चलिए नेक्स्ट, द्विखंडन यानी कि बाइनरी फ्यूजन किस में होता है, तो बाइनरी फ्यूजन जो होता है द्विखंडन, इसमें ऑप्शन हमको नहीं मिल पाया तो देख लो जितना में होता है सबको देख लीजिए। तो ये एक कोशिकीय जीवों में होता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, आर्किया हो गया, अमीबा हो गया, पैरामेसियम हो गया, लिस्मेनिया हो गया, ये सब जितना भी होता है इसको याद कर लीजिएगा। जब भी आप लोग को बाइनरी फ्यूजन के बारे में बोलेगा आपको यहीं से उठा के कोई एक देगा, ठीक है, आपको ये याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन था, इसमें पूछा गया था पीएच स्केल में पी और एच क्या मापता है, यानी कि क्या दर्शाता है, ये आपको बताना था। इसी तरह का क्वेश्चन था या फिर कुछ अलग क्वेश्चन था इसमें पीएच स्केल में, आप लोग जरूर बताएगा। जिसका भी 22 तारीख को एग्जाम था कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो पीएच में पी का मतलब होता है जर्मन शब्द में पोटेंस, यानी कि पोटेंशियली, यानी कि इसका अर्थ होता है शक्ति, उस जो भी लिक्विड होता है उसका शक्ति क्या है, ठीक है। और एच जो है हाइड्रोजन आयन की दर्शाता है, एच जो है हाइड्रोजन आयन को दर्शाता है। पीएच क्या बताता है, पीएच उस विलयन में हाइड्रोजन आयन की शक्ति यानी कि सांद्रता को मापता है, जिसके कारण अम्लीयता और क्षारीयता को पता चलता है, ठीक है। और पीएच स्केल को बनाया कौन था, सोरेंसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बनाया था, ठीक है, जर्मनी के साइंटिस्ट था सोरेंसन। तो आपको अब इसमें से कोई से भी दे देगा, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन बताएगा। अच्छा एक चीज़ हम और आप लोग को बताना चाहते हैं कि जिसका भी जैसे कि अभी 23 तारीख को 24 तारीख को एग्जाम होगा, ठीक है, अगर जिनका भी एग्जाम होगा तो देखिए अभी मेरे पास जो है ना टेलीग्राम का अभी हम बनाए नहीं है, ठीक है, तो हम वहाँ तो नहीं ले सकते आप लोग का। लेकिन जिनका भी एग्जाम होगा तो मेरा ही जो वीडियो है, जैसे कि आज हम बना रहे हैं 22 तारीख, अब मान लीजिए किसी को 24 तारीख एग्जाम या 23 तारीख को एग्जाम है, तो आके 22 तारीख को जो है ये जो इसमें आप कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन को आप लोग डाल सकते हैं, ठीक है, जिससे कि हम मुझे भी ईजी हो जाएगा आपको क्वेश्चन लेने में, ठीक है, और सही सही क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आप लोग को जिसका भी एग्जाम होगा नेक्स्ट में, तो आप लोग मेरे प्रीवियस जो वीडियो होगा उस पर आप कमेंट कर दीजिएगा, हम देखेंगे उसमें, हम आपको जो है नेक्स्ट जो वीडियो में उसको लेके आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा शरीर में निषेचन फर्टिलाइजेशन के बाद किसका निर्माण रुक जाता है। देखिए जब मादा शरीर में फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके बाद जो ना अंडा का बनना यानी कि ओव्यूम का निर्माण जो है ना रुक जाता है। साथ ही मासिक धर्म जो होता है जिसको पीरियड्स कहा जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो भी रुक जाता है। देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल ये गलत है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहने का मतलब गलत है कि रुक जाता है, ये चलते रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये जो है ना पूरा 28 दिन का होता है, ठीक है। और जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि पीरियड्स को हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक पार्ट है, एक पोर्शन है, पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं, एक पोर्शन है पीरियड्स। उसी में देखिए अंडा बनना इसी के अंतर्गत आता है, पीरियड्स आना इसी के अंतर्गत में आता है, 3 लेयर का बनना उसको टूटना इसी लेयर के अंदर में आता है, ठीक है। जो हार्मोन है, हार्मोन का बनना, उसका ज़्यादा होना कम होना सब इसी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंतर्गत में आता है। तो इसी तरह से पीरियड्स जो 5 दिन का होता है वो भी इसी साइकिल के अंदर में आता है, ठीक है, अंतर्गत आता है। तो मासिक चक्र भी रुक जाता है, ये सही है, ठीक है। तो अंडा का बनना रुक जाता है और मासिक चक्र जो होता है यानी कि पीरियड्स जो होता है वो भी बंद हो जाता है। नेक्स्ट चलिए, पुष्प में नर और मादा युग्मक के संलयन के बाद किसका निर्माण होता है। तो पुष्प में बोला गया था कि जब मादा और नर और मादा युग्मक का जब संलयन होता है तो किसका निर्माण होता है तो जायगोट का निर्माण होता है, ठीक है। और जायगोट के बाद फिर बनता है इम्ब्रियो, इम्ब्रियो के बाद बनता है बीज, ठीक है, इससे बन जाता है बीज। और जबकि अंडाशय जो होता है, थैला जो अंडाशय होता है, देखिए ये रहा अंडाशय, एक बार इसको समझ लीजिए, ये बहुत जरूरी चीज़ है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ये रहा, हम इसको आप लोग को ताकि अच्छा समझ में इसलिए इसको बना रहे हैं, ठीक है। ये रहा फीमेल वाला पोर्शन, ये रहा मेल वाला, हमको मेल से मतलब नहीं है। मेल का जो यहाँ जो मेल वाला जो गैमेट होता है वो आके मिलता है यहाँ पे फीमेल में। अब फीमेल में मिलने के बाद यहाँ जो इसका जो अंडा होता है, इससे जब जाके आगे फर्टिलाइज करता है, ये बनता है सीड। और ये जो थैला नुमा जो ओवरी दिख रहा है ना, इससे बनता है फल, इससे बनता है सीड, इससे बनता है फल, ठीक है, इससे फल इससे सीड।
ये चीज़ आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि जबकि अंडाशय से फ्रूट बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद कहाँ से होकर के गुजरती है, ये आपको बताना था, ठीक है। तो अपवर्तन के बाद कहाँ से आएगा, प्रिंसिपल फोकस से, यानी कि मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है, ये बात आप लोग को अच्छे से पता होगा, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन सा बंध होता है, तो हम बता दिए। देखिए एक शिफ्ट में पूछा गया था कि क्या पूछा गया था कि कौन सा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, दूसरे शिफ्ट में क्या पूछ दिया कि कौन सा बॉन्ड होता है। तो बस यही हो रहा है, मतलब क्वेश्चन को रिपीट करने का तरीका भी इसी तरह से। तो इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। और संतृप्त में डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। चलिए नेक्स्ट है, जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो उसके जो कणों के बीच में क्या होता है, ये बताना था। ऑप्शन तो मिला नहीं, तो कणों के बीच की दूरी को बढ़ जाता है, ये कंडीशन ये होगा। क्यों बढ़ता है, क्योंकि वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा तेजी से करने लगती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इसको बढ़ जाता है, इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। तो आपका ऑप्शन में जो भी रहा होगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है वो, या फिर इसके बीच जो कणों के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वो बढ़ जाता है, ये गैप बहुत ज़्यादा आ जाता है। ये कुछ भी आपको दिया होगा, आपको इसी तरह से टिक करना था। आप लोग बताएगा कि इसमें ऑप्शन क्या क्या था। समांतर क्रम यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में धारा जो करंट जो का प्रभाव, करंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए जब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं ना, तो करंट जो होता है ये अलग अलग सब में चला जाता है, ठीक है। देखिए एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन जो इस तरह से चलते रहता है सीरीज, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, इस तरह से रहेगा, फिर एक इधर से आएगा, फिर एक इधर से आएगा, ठीक है, इस तरह से चल होगा। तो इसमें जो है ना करंट सीरीज में जो करंट यहाँ पे वही करंट यहाँ पे, वही करंट यहाँ पे भी रहेगा। लेकिन जब हम लोग पैरेलल की बात करते हैं, पैरेलल में करंट जो अगर मान लीजिए यहाँ से कोई करंट आई आ रहा है तो यहाँ पे जाने के बाद I1 हो जाएगा, इसमें I2 हो जाएगा और इसमें I3 हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाता है। तो धारा विभाजित हो जाता है, प्रत्येक शाखा में अलग अलग धारा बहता है, ठीक है, इसका आंसर हो जाता। चलिए अब न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन हमको मिला नहीं, ठीक है, मतलब जो डेटा है क्वेश्चन का पूरा मिला नहीं। बच्चे के द्वारा जो बताया गया है, ये बताया गया कि जो एक प्रेशर का पूछा गया था कि प्रेशर से रिलेटेड एक तो प्रेशर का फॉर्मूला से, यानी कि एफ पी बराबर एफ बटे ए जो होता है, इससे रिलेटेड इसमें किसी का मान दे रखा था और फिर किसी के बारे में पूछा गया था, ये आपसे पूछा गया था। ये जो है ना, जो डेटा हम लेके यहाँ पे दिए हैं, ये इस तरह से नहीं था, ये डेटा नहीं दिया गया था, ये मेरा दिया हुआ डेटा हम इसलिए पहले क्लियर कर दे रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये हम खुद बना के दिए हैं कि यदि 50 न्यूटन का बल 0.5 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर लगता है तो दाब कितना होगा। तो दाब आपका जो भी उसमें डेटा था इसी तरह से आपको बनाना था, या तो कोई दो, या तो फोर्स दे रखा होगा और प्रेशर दे रखा होगा, आपका एरिया पूछ दिया होगा, या तो एरिया दे रखा, फोर्स दे रखा, प्रेशर आपसे पूछा गया होगा, कुछ भी पूछा गया, इसी फॉर्मूला से आपको लेके बनाना था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 50 न्यूटन का बल दे रखा है इतना एरिया पे, तो 50 बटे 0.5 हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 100 पास्कल हो जाएगा, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से और एक क्वेश्चन पूछा गया था F इक्वल टू ma से, इसका भी डेटा हमको नहीं मिल पाया है, ठीक है। तो हम खुद से एक डेटा इसमें डाले हैं कि अगर 5 kg का कोई द्रव्यमान वाला वस्तु है जिसका त्वरण कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसमें बल कितना होगा। तो इसमें आप F इक्वल टू ma लगा दीजिए, ठीक है, आपका निकल के आ जाएगा कितना 20 न्यूटन, ठीक है। तो तीनों शिफ्ट में इतना क्वेश्चन हमको मिला है, और भी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में कर दीजिएगा, हम अगले जो वीडियो होगा उसमें हम मेंशन करके 22 तारीख का और उसको डाल देंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। और देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, सवेरे से जो लगते हैं एकदम रात हो जाता है, अभी हम करीब कितना 8, 9 या 10 बज रहा होगा रात, तब जाके हम इसको वीडियो को बना रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो अगर वीडियो में आप लोग को लग रहा है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।